हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी जीके स्पेशल। दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सबका हो गया जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेखपाल हो गया, अन्य कोई एग्ज़ाम जो आगामी एग्ज़ाम है जैसे एजीटीए, ठीक है, तो ये सेशन आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सेट किया गया है, जिस हिसाब से यूपी ट्रिपल एससी डीप में क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो यूपी जीके का एक पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आप सब इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। तो आप सब अपना स्कोर भी अंत में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो जहां भी यूपी जीके आता है ये आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आगरा किला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आगरा के किले के बारे में बताना है, ठीक है। तो कह रहा है कि आगरा किला का निर्माण मुगल शासक अकबर ने 1565 में कराया था। देखिए, जब ऐसे फैक्ट वाली चीज़ आती है ना, तो यहाँ तो आप सब वैसे मतलब लगा देते हैं हाँ कि ये सही है, लेकिन जब आप पेपर में बैठते हैं ना, तो एक एक बारीक लाइन आप सब पढ़ते हैं और एक एक शब्द पढ़ते हैं, ठीक है, कि अकबर ने बनवाया था। अगर अकबर ने बनवाया था, क्या 1565 में बनवाया था, तो ये सब बातें ना डाउट कर देती हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट एकदम सही लिखा है कि जो आगरा का किला है किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और कब बनवाया था? 1565 में, ठीक है। और यह किला यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है। देखिए, जो नदी के हो दाहिने तट बाएं तट, यहाँ से यूपी ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो अभी अगर आप देखे होंगे स्टेनो का एग्जाम, तो वहाँ पर पूछा था कि गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी कौन सी थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो इसे हल्के में मत लीजिए, इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, ठीक है। अच्छा बताइए, जो आगरा का हाँ, आगरा का जो किला है क्या यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है? क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है। जो आगरा का किला है यमुना नदी के किस तट पर स्थित है? दाहिने। और इसी अच्छा, यमुना नदी को कालिंदी नदी भी बोलते हैं, ठीक है। और अगला क्या है कि आगरा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अच्छा, क्या जो आगरा का किला है क्या इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है? बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है। कब शामिल किया गया था आप सब बताइए? 1983 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, ताजमहल के वर्ष में, ठीक है। और इसी समय ताजमहल भी शामिल हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। सॉरी, तो कौन सा आप सब ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन डी पर जाएंगे, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। इस तरह से आप सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सबको क्वेश्चन कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि नए तो चैनल को आप सब सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। देखिए, आगरा का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था कब? 1565 में, ठीक है। और यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित है, किनारे स्थित है, और जिससे इसकी सामरिक महत्ता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और किस नदी के दाहिने तट पर? आप सब सॉरी, यमुना नदी के दाहिने तट पर। किले का उपयोग मुगल शासकों ने मुख्य निवास के रूप में किया था। मतलब जो आगरा का किला है तो मेन पर्पस क्या था? निवास करने के लिए, रहने के लिए, ठीक है। और ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आगरा का किला किस पत्थर से बना है? तो लाल बलुआ पत्थर। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1983 में। और इसी वर्ष ताजमहल को भी शामिल किया गया था, ठीक है। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कह रहा है कि झांसी किला के बारे में कौन सा ऐसे कथन सत्य है? तो झांसी का किले के बारे में बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि झांसी का किला चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। क्या बात सही है? देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत सही कर देंगे। देखिए, झांसी का किला जो था ना, ये चंदेलों के द्वारा नहीं बनवाया गया था, ठीक है। चंदेलों के द्वारा नहीं बनवाया गया था, ये बात गलत है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। यह किला रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, बिल्कुल बात सही है। और यह किला बुंदेलखंड पठार पर स्थित है, ये भी बात सही है। तो झांसी आप सब जानते रहे बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। आप जानते हैं बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? 7 जिले शामिल हैं, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा केवल सही है, तो आप सब बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, आगे क्या है? देखिए,
झांसी किले का निर्माण चंदेलों द्वारा नहीं करवाया गया था, बल्कि कौन करवाया था आप जानते, ओरछा के राजा ने करवाया था इसका निर्माण। और कौन थे राजा? राजा वीर सिंह देव। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आप सबसे पूछा जा चुका है यूपी त्रिपलसी में। यह किला 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के कारण प्रसिद्धि हुआ था और यह किला बुंदेलखंड क्षेत्र के ऊंचे पठार पर बना हुआ है। किले की बनावट मजबूत और अच्छा इसकी दृष्टि से उपयुक्त है, मतलब जो जिस हिसाब से किला बना हुआ है, जितना मजबूत बना है, ठीक है, तो अपने में खास बात रखता है मजबूती के दृष्टि से। आगे क्या है अगला क्वेश्चन, तो रामगंगा नदी के संबंध में कौन सा कथन, यहाँ रहेगा कथन सही है, ये छोड़ दीजिए, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अच्छा अभी जो रामगंगा नदी से क्वेश्चन बना था उसे रामगंगा नदी नहीं था ऑप्शन में, बट था जो स्टेनो का एग्जाम हुआ। तो रामगंगा कह रहा है कि रामगंगा गंगा की सहायक नदी है, तो बिल्कुल बात सही। तो रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। इसका उद्गम कुमायूं हिमालय से होता है, ये भी बात सही है। तो रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? कुमायूं, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है? नहीं, देखिए जो रामगंगा नदी है ना, यहाँ से कुमायूं से निकल के उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है, तो इसका जो प्रवाह है बिहार तक नहीं होता है, तो ये बात गलत है तीसरा। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? केवल पहला और दूसरा, मतलब ऑप्शन आप सबका पहला सही होगा, केवल पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन में आप सब देख सकते हैं, रामगंगा नदी गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय से होता है। यह उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बहती है। ठीक है, और ये केवल आगे क्या है, यह केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, मतलब उत्तर प्रदेश के साथ साथ कहाँ बहती है? उत्तराखंड में, लेकिन बिहार में नहीं बहती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह नदी सिंचाई और जलपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन? रामगंगा नदी। अगला क्वेश्चन क्या है, गोमती नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गोमती नदी है ना, तो कह रहा है कि गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत से मतलब पीलीभीत से होती है, तो ये बात सही है। तो गोमती नदी किस जिले से होती है? पीलीभीत, फुलहर नामक झील से होती है। ठीक है, ये नदी लखनऊ शहर से होकर बहती है, बिल्कुल बात सही। लखनऊ की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, जैसे आगे क्या है, यह नदी अंततः यमुना नदी में मिलती है, क्या बात सही? अच्छा, अगर कोई नदी किसी नदी में मिलती है तो उसकी सहायक नदी कहलाती है। अगर इस स्टेटमेंट के मुताबिक गोमती नदी अगर यमुना नदी में मिल रही है, इसका मतलब गोमती नदी यमुना की सहायक नदी हो गई। ठीक है, तो ये बात गलत है। गोमती नदी यमुना नदी में नहीं मिलती, बल्कि किस नदी में मिलती? गंगा नदी में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या गलत है, तो केवल पहला और दूसरा सही बन जाएगा। मतलब जो गोमती नदी है यमुना की नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी है। आगे देख सकते हैं आप सब, गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत की गोमत ताल से होता है। ठीक है, और यह नदी लखनऊ शहर के बीचों बीच बहती है। ये नदी आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है, न कि यमुना नदी में। गोमती नदी लखनऊ की जीवन रेखा कही जाती है, याद कर लीजिए, ये लाइन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे के अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील के संबंध में सत्य कथन है। तो कह रहा कि यह झील सोनभद्र जिले में है, तो बिल्कुल बात सही। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है किस जिले में? सोनभद्र। अच्छा, सोनभद्र की खास बात है कि अकेले 4 राज्यों से सीमा शेयर करती है। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो कितने राज्यों से सीमा शेयर करती है? 4 राज्यों से। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है ना, एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब मानव निर्मित झील, और भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। ठीक है, और यह रिहंद बांध से बनी है, बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है।
तो ये किस बात से बनी है? रिहंद बात से। तो यहाँ पर देखिए तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो किस स्टेटमेंट पर आप जाएंगे, किस ऑप्शन पर जाएंगे? डी ऑप्शन पर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस जिले में है? सोनभद्र जिले में। ठीक है, और यह रिहंद नदी पर बने रिहंद बांध से बनी है। कौन? गोविंद बल्लभ पंत झील। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में गिनी जाती है। इसका उपयोग किस लिए होता है? सिंचाई हो गया, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति में होता है। आगे क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि रिहंद बांध के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? यह सत्य कथन के बारे में बताना। कह रहा कि रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है, ये भी बात सही है। यह बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, अभी आप सब ऊपर ही पढ़ चुके हैं, ये भी बात सही है। इस नदी से बनी झील को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से पढ़े होंगे तो एक क्वेश्चन आप सब कर लिए होंगे, तो ये भी बात सही है, सब यहाँ स्टेटमेंट सही है। ठीक है। आगे क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि सारनाथ के संबंध में सत्य कथन देखें या सत्य कथन बताइए। कह रहा कि सारनाथ वाराणसी जिले में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और यहीं पर सब पहला उपदेश भी दिए थे बुद्ध जी ने। ठीक है, और यहीं पर भगवान बुद्ध ने पहला, अच्छा देखिए दूसरा स्टेटमेंट यही है, यहीं पर बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिए थे। ठीक है, ये भी बात सही है। और यहाँ स्थित अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अच्छा, जो अशोक स्तंभ है क्या यहीं सारनाथ में स्थित है? बिल्कुल बात सही। और यही अशोक स्तंभ तो जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वही तो है। तो यहाँ पर भी सब सही कहा है, तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो देख लेते हैं सारनाथ के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बनारस में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक है, यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ अशोक स्तंभ का निर्माण कराया था, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अशोक स्तंभ अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ बौद्ध धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल भी माना जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कन्नौज के इतिहास के संबंध में सत्य कथन बताइए। ठीक है, कह रहे कि कन्नौज को प्राचीन काल में महोदय कहा जाता, महोदय श्री। ठीक है, ये भी बात सही है। तो कन्नौज को और किस नाम से जाना जाता है? महोदय श्री या महोदय के नाम से भी जाना जाता था। यह हर्षवर्धन की राजधानी थी, ये भी बात सही है। तो कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था। इसकी राजधानी एक थी थानेश्वर भी थी, हरियाणा में जो पड़ता है। ठीक है, और ये त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र भी रहा। क्या बात सही है? त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र था, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। आगे क्या है देखिए, तीनों सही है तो डी ऑप्शन आप सब लगाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए, कन्नौज प्राचीन भारत का एक प्रमुख नगर था, जिसे महोदय भी कहा जाता है, महोदय या महोदय श्री। अच्छा, कन्नौज किस लिए फेमस है? इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए फेमस है। ठीक है, और सम्राट हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। त्रिपक्षी का संबंध किससे था? जैसे पाल हो गया, प्रतिहार हो गया और राष्ट्रकूट हो गया। वंशों के बीच कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सबसे पूछा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष किन के बीच आता है, तो तीनों आपको याद होना चाहिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, और यह संघर्ष उत्तर भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण था। यूपी में कन्नौज का विशेष स्थान है, आप सब जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि अयोध्या के संबंध में सत्य कथन देखें। दोस्तों आप सबको बता दें, आज ये पहला सेशन है, थोड़ा आप सबको आसान लग रहा होगा। ठीक है, बट जो आगे धीरे धीरे एक सेशन जो होगा अच्छे लेवल का होगा, मॉडरेट लेवल का होगा, एकदम डीप में होगा। ठीक है, जैसे आप सब कंप्यूटर देख रहे हैं दोस्तों, आज कंप्यूटर का सेट नहीं होगा। ठीक है, अब कल से दोनों को रेगुलर स्टार्ट करेंगे। तो यूपी जी के प्लस यूपी जी के प्लस कंप्यूटर,
यूपी जीके प्लस कंप्यूटर दोनों एक साथ मिले, एक साथ मतलब अलग अलग सेशन मिलेगा, ठीक है, मतलब दोनों एक ही दिन आप सबको मिलेगा नेक्स्ट टाइम से। और इसके पीडीएफ के लिए आप सब टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, वहाँ पर लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो चैनल के होम पेज पर जाएंगे लिंक होगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप सबको बता दें कि यदि आप यूपी SSSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके और कंप्यूटर के सिलेबस आते हैं, तो इसके डिटेल नोट्स के लिए आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नोट्स नहीं, बहुत डीप में नोट्स है, ठीक है। आप सब इसको अगर 2-3 बार अच्छे पढ़ लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, ठीक है, तो आप सबका अच्छा स्कोर आता है, ठीक है। बहुत डिटेल में बनाया गया, बहुत छानबीन का बनाया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अयोध्या के इतिहास के बारे में आप सबको बताना है। कह रहे कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के। सबको पता होगा, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है, ये भी तो सबको एकदम याद होगा, ठीक है। अयोध्या प्राचीन कौशल राज्य की राजधानी थी, ये भी बात सही है। तो किसकी राजधानी थी? कौशल महाजनपद आप सब जानते हैं, जो महाजनपद थे ना, टोटल 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद में कुल 8 महाजनपद ऐसे थे जो केवल अकेले उत्तर प्रदेश में पाए जाते थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप सबसे पूछ लेगा कि 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे, तो आप बताएंगे 8 महाजनपद, ठीक है। तो यहाँ पर भी तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। आगे आप सब देख सकते हैं कि अयोध्या को धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्राचीन धार्मिक नगर है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी। हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि है। प्राचीन काल में अयोध्या कौशल महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी। यह नगर धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के संबंध में सही कथन कौन सा है? सब में सही बताना, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा द्विसदनी विधानमंडल का निचला सदन है। देखिए क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट में कैसे घुमा दिया है। दोस्तों यदि आप यूपी लेखपाल के जो नए नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप सबके लिए थोड़ा ये हार्ड लगेगा, बट जो रेगुलर तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको मतलब सही लेवल लगेगा, ठीक है, थोड़ा इजी भी हम कह सकते हैं लगेगा। अच्छा, आप सब जानते हैं कि भारत में पूरे 6 ऐसे राज्य जहाँ पर द्विसदनी सदन है, ठीक है। और कह रहे कि जो उत्तर प्रदेश से द्विसदनी विधानमंडल का निचला सदन है। क्या विधानसभा निचला सदन होता है? आप सबको पॉलिटी भी आने चाहिए, बिल्कुल बात सही। एक होता विधानसभा, एक होता विधान परिषद, ठीक है। जो विधान परिषद है उच्च सदन होता है, जो विधान सभा होता है निम्न परिषद होता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 403 सीट इसमें है और 100 सीट इसमें है। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? 100 सीट। और विधानसभा में कितने? 403। इलेक्शन होने वाला है 2027 में, ठीक है, इतने सीटों पर। देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद ऊपरी सदन है, उच्च सदन है। विधान परिषद कैसा सदन है? उच्च सदन है, आप सबको बता दिए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा, एक मिनट, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या बात सही है? ये भी बात सही है। देखिए उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितना, विधानसभा के सदस्य जो विधायक होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल। ये भी बात सही, तो सब सही है यहाँ पर। तो आप सब कौन सा आंसर लगाएंगे? डी आपका आंसर होगा। देखिए उत्तर प्रदेश कैसा है? द्विसदनी सदन है, ठीक है। और विधानसभा कैसा सदन होता है? निचला सदन। और विधान परिषद कैसा सदन होता है? उच्च सदन। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। और विधानसभा का मुख्य कार्य कानून बनाना और सरकार पर नियंत्रण रखना होता है, ठीक है। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन, बेलन घाटी के संबंध में सत्य कथन देखें। बेलन घाटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आप सबको बता दें, नवपाषाण काल हो गया, पुरापाषाण काल, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। देखिए बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित है। देखिए जो बेलन घाटी है वैसे तो कहाँ पर है? प्रयागराज में है, ठीक है।
तो ये तो बात सही है। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी बात सही है। बेलन घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा। क्या सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था बेलन घाटी? नहीं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर सही होगा, हमारे समझ से देख लेते हैं। तो पहला सही है, पहला दूसरा सही है। देखिए, बेलन घाटी प्रयागराज और मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित। देखिए, बेलन घाटी तो ऐसे प्रयागराज में है, ठीक है। इसका अंश कहाँ पर भी आप जानते हैं, इसका अंश मिर्जापुर में भी मिलता है, ठीक है। और ये प्रागैतिहासिक मानव बसाहट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ से पाषाण युग के औजार और अवशेष भी मिले थे। बेलन घाटी का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप सबसे आ जाते हैं तो आप सब क्या हो जाते हैं, थोड़ा डाउट हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि चित्रकूट के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो कह रहा कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अच्छा, जो आप सब जानते हैं नीचे मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का कुल कितना जिला मध्य प्रदेश के साथ शेयर करते हैं? कुल 11 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के साथ मतलब जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इसी में से एक है चित्रकूट भी है, ठीक है। और ये स्थान रामायण काल से संबंधित माना जाता है। क्या चित्रकूट रामायण काल से संबंधित है? बिल्कुल बात सही है। और चित्रकूट गोमती नदी के तट पर स्थित है। क्या बात सही है? देखिए, गोमती नदी वहाँ कहाँ जाती है, एकदम नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर गोमती नदी नहीं बहती, बल्कि चित्रकूट में कौन सी नदी बहती? मंदाकिनी नदी बहती है। तो केवल पहला और दूसरा सही है और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। आगे क्या है देखिए कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिता, मतलब जब भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था तो कुछ समय चित्रकूट में बिताया था, ठीक है। और यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी नदी, ना कि गोमती नदी, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी से क्वेश्चन बना है कि चित्रकूट में कौन सी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि प्रयागराज के संबंध में सत्य कथन। पहले प्रयागराज को क्या बोला जाता था? इलाहाबाद, ठीक है। अच्छा, इलाहाबाद से भी पहले प्रयागराज ही था। कह रहा कि प्रयागराज को प्राचीन काल में इलाहाबाद कहा जाता था। प्राचीन काल में तो अकबर के समय में, अकबर ही ने तो इसका नाम इलाहाबाद रखा था, तो बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम होता है, त्रिवेणी इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है, 3 नदियों का संगम। यहीं पर महाकुंभ का मेला भी लगता है। कह रहा कि कुंभ मेला यहाँ प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है। देखिए, कुंभ मेला 6 वर्ष में नहीं बल्कि कितने वर्ष में लगता है? 12 वर्ष में लगता है महाकुंभ मेला, ठीक है। आगे क्या, अगर अर्ध कुंभ होता तो 6 वर्ष में लगता, ठीक है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था। कौन नाम रखा था इलाहाबाद? अकबर ने रखा था। यहाँ गंगा यमुना और जो सरस्वती नदी है ना, अदृश्य नदी है, का संगम होता है, इसलिए त्रिवेणी कहा जाता है, 3 नदियों का संगम। यह स्थान हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। यहाँ कुंभ मेला को महाकुंभ बोला जाता है, ठीक है। प्रत्येक कितने वर्ष में लगता है? 12 वर्ष में। और यह नगर उत्तर प्रदेश के धार्मिक इतिहास केंद्र है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि बक्सर युद्ध 1764 में होता के संबंध में सत्य कथन बताना। अब आप कहेंगे यूपी जीके में बक्सर का युद्ध कैसे आ गया, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध इलाहाबाद से संबंधित है क्योंकि इलाहाबाद की संधि हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए कह रहा कि यह युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के मध्य हुआ था और मीर कासिम के मध्य हुआ, अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य हुआ था, बिल्कुल बात सही। यह युद्ध अंग्रेजों की विजय हुई, जैसे बात है। जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें कौन जीता था? अंग्रेजों ने जीता था। और यह युद्ध इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली, ये भी बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब बात सही है, तो डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्यों दिया गया देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुआ था। फिर 1765 की इलाहाबाद संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली। 64 में तो युद्ध हुआ था, ये
ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, 1765 में। ठीक है, और इससे इसके बाद क्या हुआ, भारत में अंग्रेजों की आवश्यकता क्या हो गई, मजबूत हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है। कह रहा कि चौरी चौरा कांड के संबंध में सत्य कथन बताइए। कह रहा कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी या 4 फरवरी, कहीं कहीं 4 दिया रहता, कहीं कहीं 5, 1922 में हुआ था। बिल्कुल बात सही है। और ये कहाँ पर हुआ था चौरी चौरा कांड, ये हुआ था आप सबको बता दें गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड। यह घटना असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। इस समय जब ये चौरी चौरी कांड हो रहा था ना, मतलब जब हुआ था, उस समय कौन सा आंदोलन एक चलाया जा रहा था, असहयोग आंदोलन। ये भी बात सही है। तो कह रहा कि घटना लखनऊ में घटी, लखनऊ में नहीं घटा था, कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। तो तीसरा तो गलत है, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही। देखिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, और ये घटना असहयोग आंदोलन के समय घटा। इम्पोर्टेंट है, आपसे से पूछ लिया जाता है। ये गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान, वहाँ पर एक चौरी चौरा नामक स्थान, इसमें क्या हुआ था, जैसे कुछ क्रांतिकारी लोग क्या हुए थे ना, पूरे थाने में आग लगा दिए थे, जिसमें लगभग 22-23 पुलिस वालों की जान चले गए थे जल करके। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए। अच्छा दोस्तों, आप सबको बता दें, यदि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेखपाल के लिए आप सबको अलग से बता दें, तो आप सबके सिलेबस में 5 नंबर का दिया INM, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया है। ठीक है, तो कुछ क्लास लिए हैं, ठीक है, हैंड नोट से लिए हैं, तो आप सब प्ले लिस्ट में जाकर देखें। ठीक है, बहुत अच्छे से कवर किए हैं INM। कह रहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के संबंध में सत्य कथन बताइए। और ये कहाँ पर है काशी विश्वनाथ मंदिर, आप सब जानते हैं बनारस में है। ठीक है, कह रहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। बिल्कुल बात सही है। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। क्या बात सही है? ये भी बात सही है। वर्तमान मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। ये भी बात सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में है। ठीक है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण कौन किया था, अहिल्याबाई होलकर। तो यहाँ पर सब ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखिए, जो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी जिले में स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मतलब आप कह सकते हैं भगवान शिव से संबंधित है। वर्तमान मंदिर का निर्माण मराठा शासिका अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। ठीक है, मराठा शासिका थी। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहा कि अवध के संबंध में सत्य कथन बताइए। कह रहा कि अवध उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। बिल्कुल बात सही है, अवध उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। लखनऊ अवध की राजधानी थी। ये भी बात सही है। अवध को 1856 में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये भी बात सही है। देखिए कौन सा आरोप लगाया था, कुछ शासन का आरोप लगाया था। ठीक है, कि यहाँ पर अच्छे तरीके से शासन नहीं हो पा रहा, इसका आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अपने हिस्से में मिला लिया। ये भी बात सही है। तो ये सन याद कर लीजिए, 1856। ठीक है, देखिए आगे क्या है। अवध उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक क्षेत्र था। इसकी राजधानी क्या थी, लखनऊ। फिर 1856 में लॉर्ड डलहौजी, इंपॉर्टेंट है, भी पेपर में पूछा गया है, ने अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, इससे भारतीयों में असंतोष बढ़ गया था। फिर 1857 के विद्रोह का यह एक बड़ा कारण भी बना था। ठीक है, कौन सा आरोप लगा था, कुछ शासन का आरोप। ये याद कर लीजिए, पूछा गया पेपर में। कह रहा कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में पूछा है। ठीक है, 17 मार्च 1866 में इसकी स्थापना हुआ था, 1866 में। आगे क्या है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, सबसे ज़्यादा यहीं पर न्यायाधीश है, 160। ठीक है, इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 में हुआ था। बिल्कुल बात सही है। और ये भारत का सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय है। क्या बात सही है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ना, वो चौथा न्यायालय था। ठीक है, आगे क्या है,
उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है कहाँ पर है? प्रयागराज में। स्थापना याद कर लीजिए 17 मार्च 1866 में। इसकी स्थापना 1866 में होती है। भारत का सबसे पुराना नहीं है, सबसे पुराना कौन सा? हाई कोर्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, बुंदेलखंड क्षेत्र के संबंध में बताना। अच्छा, आप सबको बताए थे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितना जिला आता है? 7 जिला आता है। बुंदेलखंड अच्छा, अभी एनएम का पेपर हुआ था, सॉरी स्टेनो का, उसमें बुंदेलखंड की मिट्टी के बारे में आया था। तो यहाँ ज़्यादा जो पठारी इलाका है, ठीक है, यहाँ पर। तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला है, ये भी बात सही है। यह क्षेत्र सूखा प्रभावित माना जाता है, ये भी बात सही है। यह तराई क्षेत्र का भाग है। तराई क्षेत्र यहाँ थोड़ी नहीं है। तराई क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना प्रभावित होती है वो सब तराई क्षेत्र होता है। ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आगे क्या देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला है और यह इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है और कम वर्षा के कारण यहाँ सूखा प्रभावित भी रहता है। ये पठारी क्षेत्र है, ना कि तराई क्षेत्र है। ठीक है। और दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। असत्य मतलब गलत। ठीक है। तो देख सकते हैं, कह रहा कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है, ये भी बात सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी बात सही है। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित रूप से 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का नहीं होता, कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। तो केवल पहला और दूसरा क्या है? सही है। ठीक है। तो दोस्तों, आप सबको यूपी जीके का आप सब डिमांड कर रहे थे, ठीक है, कि यूपी जीके भी करवा जाए, या अगर आप सबको आसान लग रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे से थोड़ा डीप में क्वेश्चन लाएंगे। तो आप सब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करें, आप सब जितना ग्रुप है, ठीक है। तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।